लूँ अलग अलग इन दोनों विषयों पर फिर लगा कि इन पर तो जब करेंगे करेंगे, पहले थोड़ा सा अभी जो हुआ, युद्ध हुआ या जो भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, उसे लेके हम लोगों को गफलत थोड़ी ज़्यादा है। और मैंने देखा है टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी, एक तरफ के लोग बता रहे हैं कि जैसा इस बार हुआ है वैसा आज तक नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि अरे इंदिरा जी होती तो पता नहीं क्या होता, उन्होंने जो किया था उसकी बात अलग थी। और मेरी एक क्लिप चला चला के वो लोग थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं। मैंने किसी जगह एक हंसी मजाक में कहा था कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। और उतना हिस्सा वो क्लिप चला चला के उनको इस तरह से माहौल बन रहा है कि जैसे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप ना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना लेफ्ट के हैं, ना राइट के हैं। यूपीएससी के सिलेबस में एक पेपर 4 होता है, पेपर 4 में इथिक्स नाम का एक मतलब पूरा सेगमेंट है। उसमें जो टॉपिक नंबर 3 है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज या सिविल सर्विसेज वैल्यूज, उनमें से एक वैल्यू का नाम है नॉन पार्टिजनशिप, राजनीतिक गैर तरफदारी। एक शब्द है ऑब्जेक्टिविटी, एक है न्यूट्रलिटी, एक है इम्पार्शियलिटी। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी है तटस्थता, इम्पार्शियलिटी है निष्पक्षता, और नॉन पार्टिजनशिप को बोलते हैं राजनीतिक गैर तरफदारी। इसका मतलब ये चारों वैल्यूज एक साथ पढ़ते हैं हम लोग क्लास में। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट को या एक होने वाले सिविल सर्वेंट को किसी पार्टी के मेंबर की हैसियत से नहीं सोचना है, एक देश के सिविल प्रशासक और एक समझदार नागरिक की हैसियत से सोचना है। तो सोशल मीडिया पे हल्ला मचता रहेगा कि इंदिरा जी होती तो ये होता, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। उधर वाले कहेंगे मोदी जी उस समय होते तो पता नहीं क्या होता, आज तो ये था, परिस्थितियां ऐसी थी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं थोड़ा सा विस्तार में कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, युद्ध जैसे मुद्दों पर एक बेसिक स्टैंड हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, पूरा कमर कस के खड़े हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करना है जनरली। और जब कोई बहुत आपको ऑब्जेक्शनेबल बात लगे तो उसको विनम्र तरीके से सही मंच पर एक प्रश्न के रूप में, न कि सरकाजम के रूप में, न कि व्यंग्य के रूप में, न कि चोट के रूप में रखना चाहिए। और मैं आपको आज जो समझाना चाह रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब भी कोई बात कहूँ आप मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, बातों से मतलब सवालों से एकदम हमला कर देगी, सर आपने ये कैसे बोल दिया, मैं तो ये मानता हूं, मेरे पास ये प्रमाण है, प्रूफ है, एविडेंस है। आप एविडेंस दीजिए, मैं भी दूंगा, फिर बात किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुंच जाएगी। ठीक है? तो मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देश इस बात से नहीं चलते कि उस समय नेता कौन सी पार्टी का है, देश चलते हैं बहुत सारी परिस्थितियों से। और मुझे कल एक बैठक में बात चल रही थी ऐसी ही, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी राय में 1971 और 2025 के बीच में क्या तुलना है। 1970 में समझते हैं आप लोग, एक वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और 2025 के बीच में क्या तुलना है। तो मैंने वहां एक लाइन बोली, बाद में मुझे लगा कि इसी एक लाइन पर हम 1-1.5 घंटा बात कर सकते हैं। वो लाइन ये है मेरे हिसाब से, इंदिरा गांधी 2025 में होती तो ऑपरेशन सिंदूर वैसा ही होता जैसा हुआ है, और नरेंद्र मोदी 1971 में पीएम होते तो 1971 का युद्ध वैसा ही होता जैसा तब हुआ था। इस बात से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन अब है कौन तब है। दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति लगभग एक जैसी है। परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं। पर यह बात समझने के लिए हमें एक बार, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को फॉलो करते हो सकता है आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले हों, कुछ कांग्रेस वाले हों, हैं तो हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको भूल के नॉन पार्टिजन होके सोचेंगे तथ्यों के आधार पर, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। और मैं एक बात का बड़ा समर्थक हूं कि कम से कम सोचते समय हमें उन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए कि हमारे चाहने वाले किस विचारधारा को मानते हैं। तटस्थ होकर सोचना है। साहिर एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए थे, उनकी भाषा में कहूं, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। मैं किसी और की नज़र से क्यों देखूंगा भाई, हम क्या मूर्ख हैं, हम क्या बेवकूफ़ हैं, मैं समझ नहीं आता। अपने तरीके से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, है ना। और फिर आप मुझसे सवाल पूछना, और फिर हम आज एक मुकम्मल निष्कर्ष निकाल के चलेंगे कि फाइनली जो हुआ कैसा हुआ। और यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। आपके मन में भी आता होगा ना, काश मैं पीएम होता तो पीओ के तो मैं ले ही आता, बलूचिस्तान फ्री हो गया होता, अफगानिस्तान भी साथ में ले ही आता पैक करके कि भाई जब 2 आ रहे हैं 3 पैक कर लेते हैं, 2 पर 1 बोनस, ऐसा कुछ मन में आता होगा ना। तो ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 1971 को थोड़ा सा समझें और 2025 को थोड़ा सा समझें। और सबसे पहले एक बात समझ लें कि 1971 एक ऑपरेशन नहीं था, एक वॉर था, युद्ध था। मुझे उम्मीद है कि आप युद्ध समझते होंगे क्या होता है।
और 2025 एक वॉर नहीं था, एक ऑपरेशन था। जब तक हम इस इतनी बेसिक बात को ना समझ लें कि एक वॉर और एक ऑपरेशन की तुलना सीधे तौर पर नहीं हो सकती है, तब तक हम कैसे इस बात पर आगे बढ़ें। 1971 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बैकग्राउंड में। एक 1948 भी हुआ था भारत में, एक 1962 भी हुआ था और एक 1965 भी हुआ था। वो जो दौर था युद्धों का दौर था, दो देशों के बीच में युद्ध होते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि इनमें से एक युद्ध चीन के साथ हुआ था और 3 पाकिस्तान के साथ हुए थे। चीन के साथ कौन सा हुआ था? 1962 वाला साइनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर, जो भी इसको आप कहना चाहें। 1948 से भारत पाकिस्तान हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ। 1970s के बाद इन देशों को भी और दुनिया के अधिकांश देशों को समझ में आया कि युद्ध करना फिजूल की बात है। युद्ध में बहुत खर्चा होता है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत संसाधन वेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं बहुत सारे। अब युद्ध का जमाना ऑलमोस्ट खत्म होने लगा। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि आज भी युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में हो ही रहा है ना? और आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच में है, वो भी आप कह सकते हैं कि युद्ध ही हो रहा है। लेकिन जनरली युद्ध खत्म होने लगे और लोगों ने क्या किया कि प्रॉक्सी वॉर जैसी चीजों का सहारा लेना शुरू किया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब युद्ध नहीं करेंगे, चुपके से जाके मार के आ जाएंगे, या विचारधारा के माध्यम से कुछ कर देंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि इंपैक्ट वैसा आ जाए, और वॉर नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं रिसेंट 3 की तुलना 3 से करूं तो आपको पता होगा 2008 में घटना हुई थी मुंबई में, जिसको हम 26/11 कहते हैं, है ना? अमेरिका में क्या हुआ था? 9/11। और अमेरिका के 9/11 में 9 महीना है, 11 डे है, और हमारे 26/11 में 26 डे है, 11 महीना है, क्योंकि हम महीने को बाद में लिखते हैं, वो महीने को पहले लिखते हैं। फिर आपने सुना होगा 2016 में घटना हुई थी जिसको उड़ी कहते हैं। फिर आपको पता है कि 2019 में एक और घटना हुई थी, उसका नाम था पुलवामा। इन सब मामलों में हमने कुछ कुछ एक्शंस लिए थे। विशेष रूप से उड़ी के बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर 2019 में हमने बालाकोट नाम से एक स्ट्राइक की थी। इन सबको मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब युद्ध नहीं, युद्ध से कुछ छोटा, पर हाँ हमने एक स्टेप लिया जिसको युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन हमने अपने तरीके से एक्शन लिया, कार्रवाई की। अब अगर थोड़ा सा आप इन युद्धों की तुलना कर लें और थोड़ा सा ऑपरेशन की तुलना कर लें और खुद को रख के देखें पीएम की जगह पर, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आधे घंटे के बाद कि अगर आप होते तो आप क्या करते। आप में से किस किस का मानना है कि पीओ के लिए ही आना था इस बार? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, 5-6 लोग हैं। तो अब से 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप पीएम हैं, अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है? और 1971 में भी पीएम बनाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें, आपको 2 बार पीएम बनने का मौका मिलेगा आज। और जब जब आप पीएम बनेंगे, मैं सिर्फ सिचुएशन बताऊंगा क्या सिचुएशन है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ क्या फैसला आप करते हैं। आप जो फैसला करेंगे मान लेंगे उसको। अगर आप अच्छा फैसला करेंगे, मैं बोलूंगा कि पीएम आपको होना चाहिए था, पर आपको फैसला करना पड़ेगा उस समय। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया 7-8 बच्चे हैं, आप मेरी नजर में हैं, आप मेरी नजर में हैं। 2 पीएम तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन दूसरे तो सवाल पूछेंगे, ठीक है? बाकी कुछ पीएम पीछे बैठे तो उनको भी डेप्यूटी पीएम या कैबिनेट कुछ मान लेते हैं, लेकिन सबसे आगे तो पीएम का होना जरूरी है ना। पहले 1971 को थोड़ा सा समझते हैं और अंत में हम ये समझेंगे कि 2025 में जो हुआ कुल मिला के अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, खुश होना है कि दुखी होना है, बड़ा कंफ्यूजन सा लोग हाईली कंफ्यूज हैं कि ताली बजाएं या चुपचाप खून के आंसू पी लें। अंत में सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। और मेरा मानना है कि जैसे ही आप फैक्ट्स को समझ लेते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं, तो आपके फैसले अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर आप किसी के बारे में ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी राय बनाते हैं। आपको लगता है कि मैं होता तो शायद मैं भी ये करता। ऐसी कौन सी रेयर बात है। 1971 को समझने में थोड़ा सा 48, थोड़ा सा 62, थोड़ा सा 65 का जिस्ट आएगा, समझेंगे 71 को। 1947 में क्या हुआ था आपको पता ही है। 2 देश बने थे, एक का नाम था भारत, एक का नाम था पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत में से ही निकला था एक तरह से, तो हम मजाक में कहते हैं कि हम मतलब मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है कहने में क्या, कई लोग बोलते हैं कि पापा पापा होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग ऐसा कह देते हैं, पर हम तो मानते हैं कि स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट देश है, और हम बड़े तो हैं, इसमें कौन सी खास बात। 1947 में जब हम आजाद हुए, वो भी आजाद हुए, उसी समय एक खाई पैदा होनी शुरू हो गई थी, और 1948 में वो दिखनी शुरू हो गई। 1948 में एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको पता है कि जब भारत की रियासतों को हम एक कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 500 से ऊपर रियासतें आराम से भारत का हिस्सा, आराम से तो क्या मतलब, लेकिन समझा बुझा के बन गई थी। 3 जगह झगड़ा हुआ था, उनमें से एक था हैदराबाद, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो करके 3 दिन में भारत में मिला लिया था। लाजमी भी था, क्योंकि वहां लगभग सब लोग हिंदू लोग रहते थे, अगर वोटिंग होती तो कोई बात थी नहीं उसमें। एक जूनागढ़ था, जिसको गुजरात का हिस्सा मानते हैं आजकल हम। जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे, दीवान,
उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, इसके बावजूद कि वहां की 98-99% आबादी हिंदुओं की थी। होता है शौक, किसी किसी को लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उनके मन में है कि क्या मैं इसको पाकिस्तान में लेके जा सकता हूं। तो फिर जब डांट पड़ी, जब इलेक्शन हुआ, तो लगभग 99% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो शाहनवाज भुट्टो वहां से भाग गए। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के एक सुपुत्र हुए जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। वो 1970 में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए थे। वहां चलता कुछ भी चलता, वहां पर वहां लोकतंत्र मौसमी है, हर 10 साल में आता है, 5-6 साल के लिए फिर चला जाता है। अभी 18 साल से लगातार लोकतंत्र चल रहा है वहां पर, 17 साल से। और कल ही उन्होंने आसिम मुनीर को बना दिया है फील्ड मार्शल। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि लोकतंत्र जाने वाला है, क्योंकि अब तक 4 सैनिक तानाशाह हुए हैं। कुल 30 साल तानाशाही चली अब तक पाकिस्तान में आजादी के बाद। 21+9 या 21+7 28 पीएम हो चुके हैं। एक भी पीएम पाकिस्तान में आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया है आज तक। नवाज शरीफ 4 बार पीएम बने हैं, तब जाके 9.5 साल पूरे किए हैं। 4 बार में, एक बार में कोई पीएम 5 साल पूरे कर पाया हो पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। पाकिस्तान का अपना उसूल है कि कैसे 5 साल कैसे कर लेगा। फिर जो वहां पीएम बनता है उसके बाद उसके करिकुलम में है कि पीएम बनने के बाद या तो जेल जाना है या विदेश जाना है। तो जेल जाना है, फिर जेल में कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो आपको मार मार के विदेश भगा देंगे और आपसे साइन करवा लेंगे, वापस नहीं आओगे। ये वहां के लोकतंत्र का मिजाज है। हमारा लोकतंत्र अलग है। नेहरू जी 18 साल 17-18 साल रहे, इंदिरा जी 15-16 साल रही, मोदी जी को 12-13 साल हो गया, 11-12 साल है, कोई दिक्कत ही नहीं। राजीव गांधी 5 साल रहे, नरसिम्हा राव 5 साल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में है, हमारी नसों में है, हमारे मिजाज में है। उनको सीखना पड़ता है, और इसलिए हर 5-7-8 साल बाद कोई ना कोई सैनिक तानाशाह आता है और पूरे देश का कब्जा करता है। तानाशाह लंबे चलते हैं। जिया उल हक 11 साल तानाशाह रहे, परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल से 8-9 साल तानाशाह रहे, अयूब खान जिनका जिक्र भी आने वाला है वो मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास है, 1958 से 69, 11 साल तानाशाह रहे। तानाशाही लंबी चलती है, सरकारें छोटी चलती है, और इसी दोनों देशों के जो मिजाज का अंतर है आपको घटनाओं में समझ में आएगा। तो भारत पाकिस्तान में झगड़ा हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर एक बहुत लंबी बात मतलब हमने भी की है, वैसे भी आपको पता ही होगा, आपने आईआर पढ़ा होगा, शायद इतिहास पढ़ा ही होगा, कि सवाल था कि किस तरफ जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, फिर उन पर कबाइलियों ने हमला किया, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ संधि कर ली और कह दिया कि मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब साइन हो गए तो हमारी सेना गई, वहां से निकाला, लेकिन बीच में जहां कहना चाहिए युद्ध विराम हुआ, उस समय एक गलती हम कह सकते हैं कि शायद हुई हमसे, क्योंकि हम नए नए देश थे, उस समय हम नहीं समझ पाए। लेकिन नेहरू जी उस मामले को यूनाइटेड नेशंस लेके गए। कई लोगों का मानना है कि उस समय वहां ले जाने के बजाय 4 दिन और लगाते, खाली करवा लेते, मारपीट के, ज्यादा अच्छा रहता। पर कुछ रही होंगी परिस्थितियां, हमें नहीं पता उस समय की। लेकिन जिस पर आज मेरा ज्यादा जोर है वो ये है कि उसी समय पाकिस्तान एक और झगड़े में उलझ गया था। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, उस समय उसको क्या बोलते थे, वेस्ट पाकिस्तान। और जिसको आजकल बोलते हैं बांग्लादेश, उसका नाम उस समय था ईस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। पाकिस्तान एक अजूबा किस्म का देश था, जिसके 2 हिस्से बहुत दूर दूर थे और जिनके बीच में बहुत बड़ा एक देश भारत था। वो कैसे जुड़े हुए थे हमें नहीं पता, पर उनका मानना था कि हम जुड़े हुए हैं। वो उन दोनों के साथ हैदराबाद के चक्कर में भी थे। तो फिर वो देश का नक्शा कैसा होता है समझ पा रहे हैं कि ये देश का हेडक्वार्टर है, ये देश का दूसरा हिस्सा है, ये देश का तीसरा हिस्सा है। जूनागढ़ होता है, ये देश का चौथा हिस्सा है। वो लक्षद्वीप के चक्कर में भी थे, ये देश का 5वां हिस्सा है, और इनके बीच में एक बहुत बड़ा देश है। वो ऐसा देश बनाना चाह रहे थे। ये तो पटेल साहब की सफाई और समझदारी थी कि लक्षद्वीप पे तुमकी नजर नहीं पड़ने दी गई, ये हमने खाली करवा ही लिया, ये खाली करवा ही लिया, तो अब ये 2 बचे थे। और कोई भी देखेगा, देखिए मुझे भारत का नक्शा ठीक से बनाना आता नहीं है, तो मैं इसलिए अपनी हंसी करवाना नहीं चाह रहा हूं, अब इसी से बात समझ पा रहे होंगे ना। कोई भी देखेगा तो कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये देश कैसे आसानी से चल पाएगा। यानी मुश्किल हो, चल जाएगा शायद, लेकिन चलाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे, खास कोशिशें करनी पड़ेंगी। सामान्य रूप से चलाना आसान नहीं होगा। वो होता ना, दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मरा हुआ था पहले से ही, और इन्होंने 1948 में ही ईस्ट पाकिस्तान में कांड करना शुरू कर दिया। आपने सुना कि आजकल खूब डिबेट चलती है, कर्नाटक के लोग बोलते हैं कि कन्नड़ में बोलो, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। फिर महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी में बोलो, नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। ऐसे नहीं करना है। अगर कल को आप कर्नाटक का ऑर्डर में आईएएस बन जाएं तो कन्नड़ सीखनी है, महाराष्ट्र का ऑर्डर में जाएं तो मराठी ठीक से सीखनी है। किसी भी स्थान के लोगों की बड़ी गहरी भावनाएं जुड़ी होती है अपनी भाषा के साथ, और यदि आप उस स्थान पर रोजगार कर रहे हैं तो उनकी भाषा में कुछ शब्द सीख के कम से कम काम चला सके बात करने में, इसमें क्या बुरी बात है। कहावत है अंग्रेजी की, बी ए रोमन व्हेन इन रोम। रोम जाओ
तो रोमन्स की तरह रहो। ये क्या कि रोम जाके आप हरियाणवी की तरह लग जाओ वहाँ पर भाई कि मैं तो हरियाणा से आया हूँ, मैं तो गुलेल से ही मारूंगा, ये कोई बात थोड़ा ना हो। ये बच्चा बोल रहा था मैं हरियाणा से हूँ तो मैं तो अपने तेवर में रहूंगा मैं भी हूँ, चिंता मत करना, हम दोनों 2 गुलेल लेके चलेंगे, ठीक है। सो बी ए रोमन व्हेन इन रोम, रोम में हो तो रोमन बन के रहो। इन लोगों ने क्या कमाल किया, इधर का जो पाकिस्तान था और इधर का जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ के सब लोगों की भाषा बांग्ला थी, है ना। कुछ लोग थे कुछ और भाषाएं बोलने वाले, पर मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि 95% से ऊपर लोगों की पहली भाषा बांग्ला ही थी। यहाँ के जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान से 4 प्रांत हैं, जिसमें से मुख्य प्रांत पंजाब है, पंजाब ही पाकिस्तान है बेसिकली, सारी पावर सारी अथॉरिटी पंजाब के लोगों के हाथ में रहती है। पर इन लोगों को लगा कि क्योंकि हमने मुस्लिम आइडेंटिटी से अपना देश बनाया है तो पंजाबी भाषा अगर रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी, तो ऐसा करते हैं हम देश की राजभाषा स्टेट लैंग्वेज उर्दू रखते हैं। उर्दू रखने से क्या होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि उर्दू और मुसलमान का लिंक आपस में, जबकि झूठ बात है। भाषा और धर्म का कोई लिंक नहीं होता है, धर्म अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। पर इनको लगा उर्दू रखेंगे तो एक हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे बात को कि मुस्लिम देश है, हमारी अपनी भाषा उर्दू है। तो इन्होंने कहा कि उर्दू हमारी अकेली स्टेट लैंग्वेज होगी, यानी पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान को सरकार के साथ जो भी बातचीत करनी है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी करना है, उर्दू में ही करना होगा। तो यहाँ के लोग इसलिए मान गए कि पंजाब की सारी अथॉरिटी थी, पंजाब के लोगों ने फिक्स किया था उर्दू, तो अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाकी 3 राज्यों की हैसियत वहां ज्यादा है नहीं, पंजाब जो चाहता है वो हो जाता है। पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है, मरीम नवाज है, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं। नवाज शरीफ के छोटे भाई कौन है, प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ कहाँ है, विदेश में है, क्योंकि पहले पीएम थे। एकदम मामला सेट है कि भाई बनेगा पीएम, बेटी बनेगी सीएम पंजाब की। पंजाब का सीएम मतलब आधा पाकिस्तान उसी का है। और मैं बैठा हूँ लंदन में, मैं वहीं से फोन पर सरकार चलाऊंगा। आऊंगा नहीं क्योंकि गड़बड़ हो सकती है मैं इमरान खान जैसा नहीं बनना चाहता कि मैं भी जेल में जाके कुटाई हो मेरी, मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मैं विदेश में रहूंगा। अब इन्होंने कहा इनसे भी कि आपको भी उर्दू सीखनी है, पूरी आबादी बोली उर्दू सीखो। अब समझ रहे मूर्खता किस दर्जे की है ये वाली। इनके संविधान सभा में यहाँ के लोगों ने कहा कि संविधान सभा की डिबेट्स में बांग्ला में बोलने दो हमें, वरना उर्दू। हद तब हुई कि 1948 में जिन्ना साहब इस पाकिस्तान में ढाका में गए, वहां स्पीच दी। वहां के लोगों ने कहा, ढाका यूनिवर्सिटी की शायद बात है, लोगों ने कहा कि सर हम बांग्ला चाहते हैं, आजादी हमें भी तो मिली है। बोले ना, आप समझ नहीं रहे, जो आपसे बांग्ला कह रहे हैं वो मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को बांटना चाहते हैं। आप समझ रहे ना कौन कर रहा है। उनका इशारा हमारी तरफ था, भारत की तरफ। आप समझ रहे ना कौन कर रहा है। लोग बोले हाँ समझ तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं इसमें कि कौन हमें उर्दू थोप रहा है हमारे ऊपर। जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, आपको उर्दू सीखनी होगी और बांग्ला नहीं चलेगी। ईस्ट पाकिस्तान शुरुआत से ही नाराज है। 1948 में युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। उस लाइन ऑफ कंट्रोल से हम आज तक मोटा मोटा काम चला लेते हैं। 1949 में एक घटना और घटी, जो हमारा तीसरा पड़ोसी है चाइना आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया, तो वहां की एक सरकार से आजाद हो गया, जो ताइवान में जाके सरकार चलाने लगी, उससे आजाद हुआ। माओ नाम के एक नेता थे, माओ ने वहां पर एक क्रांति की, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया, और करते करते पूरे चाइना को अपने कब्जे में लिया, और चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक चाइना। यानी सरल भाषा में मार्क्सिस्ट शासन। मार्क्सवाद अभी पता नहीं आप कितना समझते हैं, एक विचारधारा जो समाजवाद को मानती है, जो धर्म का विरोध करती है, जो मानती है कि जो सत्ता है, जो पावर है, जो वेल्थ है, वो मजदूरों के हाथ में, किसानों के हाथ में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं साम्यवाद या मार्क्सवाद। तो माओ से तुंग या माओ जे तुंग कुछ लोग बोलते हैं, उनके नेतृत्व में चीन एक आजाद देश बना। चीन क्योंकि लेफ्ट वाला कंट्री था, आप सोचेंगे लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, तो अभी आप में से कुछ बच्चों को लेफ्ट राइट नहीं समझ में आता होगा ना। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जो मार्क्सवाद या समाजवाद को मानता हो। इसको छोटा करना तो ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे। तो लेफ्ट का मतलब है जो मार्क्सवाद को, समाजवाद को, साम्यवाद को किसी को मानता हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें कौन थे, नेहरू जी थे। नेहरू जी भी लेफ्ट वाले आदमी थे, वामपंथी थे। वैसे वामपंथी नहीं थे कि बंदूक बंदूक से काम करेंगे, शांति वाले वामपंथी थे, लेकिन उनका रुझान था लेफ्ट की तरफ। उनको राइट विंग जैसे जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये राइट विंग है, जो धर्म संस्कृति इन सबको केंद्र में रखते हैं, और जो गरीबी, जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, इनको केंद्र में रखें, वो लेफ्ट विंग होता है। नेहरू जी लेफ्ट विंग के आदमी थे, कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के आदमी थे। उनकी स्वाभाविक आकर्षण जो था चीन को लेके था, यूएसएसआर को लेके था। आपको मोटा मोटा ये पता है कि उस समय दुनिया में 2 बहुत ताकतवर देश थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था। यूएसएसआर लेफ्ट फ्रंट का मुखिया था पूरी दुनिया में, और यूएसए
कैपिटलिज्म का, ये पूंजीवाद का मुखिया था, लिबरलिज्म का मुखिया था पूरी दुनिया में। दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। आज की संख्या में कहूं तो दोनों के पास 5,000 से ऊपर परमाणु बम है, एटम बम है दोनों के पास। भारत के पास 170 हैं या 172 हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं, तो एक दो का अंतर है। ये फिगर्स ऐसी नहीं कि ऑथेंटिक है, जो जनरली मानी जाती है। इन दोनों देशों के पास 5,000 से ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हैं। ये पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, इतने ताकतवर देश हैं। और उस समय दो ही देश दुनिया में बहुत ताकतवर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इन्होंने कहा ऐसा, बाकी दुनिया वालों या तो हमारे साथ चिपक जाओ या इनके साथ चिपक जाओ। तो पाकिस्तान तो चिपकने को बेताब था, वो चिपक गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक नेटो बनाया हुआ था, एक सीटो एक सेंटो, तो सीटो सेंटो में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान के सर पर सरपरस्ती अमेरिका की थी। नेहरू जी अलग मेंटल लेवल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि क्यों किसी के पिछलंगू बनेंगे भाई, हम कोई चमचे छोड़ना है किसी के, हम तो